अगला हफ्ता ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि एक तो सेक्रेटरी ब्लिंकन आ रहे हैं दिल्ली, और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो 27 और 28 जुलाई को दिल्ली में होंगे, और वहां पे उनकी मोदी से भी मुलाकात होगी और जयशंकर साहब से भी होगी, और उनकी जो है वो अजीत डोभाल से भी होगी। लेकिन वो बात साउथ चाइना सी पे होगी, अफगानिस्तान पे भी वो उनको समझाएंगे। भारत बिल्कुल जिस तरह उस्मान साहब ने फरमाया, $3 बिलियन की उन्होंने इन्वेस्टमेंट की पिछले 16-17 साल में भारत में, अफगानिस्तान में। और उन्होंने अफगानिस्तान को जो उनकी अजीत डोभाल की खास तौर पे जो ऑफेंसिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है उसको इस्तेमाल किया पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का। देखिए अफगानिस्तान की जो 3 जोहते हैं मेरे हिसाब से, एक तो इंटरनल है, एक रीजनल है और एक ग्लोबल है। उसी कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान को आपको देखना चाहिए। जहाँ तक ग्लोबल कैनवस है वो आप जानते हैं कि यूएस जो चीन का BRI इनिशिएटिव है उसके खिलाफ है, CPEC के खिलाफ है, और फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा है, खुले अल्फाज में, कि उनके लिए सबसे जो थ्रेट है वो चाइना है अगले आने वाले सालों में। और फिर उन्होंने उसी BRI को काउंटर करने के लिए अपना एक नया इनिशिएटिव लेकर आए हैं, बिल्ड बेटर बैग फॉर वर्ल्ड, B3W के नाम से वो इस इनिशिएटिव को ले रहे हैं। उसके बाद देखिए आप रीजनल अगर सिचुएशन में आ जाइए तो भारत इस वक्त उसके और US के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं। क्वाड का आपने और या मकबूल जान साहब ने जिक्र किया, क्वाड एक हकीकत बनती जा रही है, और भारत और फिर पाकिस्तान के ताल्लुकात, कश्मीर का तनाज़ा। देखिए इंडिया को उन्होंने कहा है कि आप देखें ईस्ट की तरफ, यानी आप देखें चाइना, लेकिन चाइना की तरफ इशू ये है कि ईस्ट नहीं है चाइना, तो तिब्बत और ये जो सारे इश्यूज हैं लद्दाख के, तो वो अगर मतलब इस वक्त मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इंडिया की जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनको ये देखना है, सारी दुनिया को ही अपनी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान समेत अपनी रीडिफाइन करनी है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि देखें ये जो अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी और ये सारी बातें और ये सारा चल रहा है ना सिलसिला, वो चलता रहेगा छोटा मोटा, लेकिन ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अगर हमारी प्रोडक्शन टीम ने वो लेटेस्ट उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है अगर उसका मैप बनाया है तो उसमें मेरी गुजारिश होगी कि वो मैप जरा उसको डिस्प्ले कर दें अगर बनाया हुआ है तो। और उसमें जो है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसको जरा बड़ा करें, इसमें आप ये देखें ये लेटेस्ट है, ये बेल्ट एंड रोड, इसको जरा बड़ा कीजिए, ये देखें ये बेल्ट एंड रोड है। अब ये बेल्ट एंड रोड आप देखें कि ऊपर काजाकिस्तान है और नीचे जो है वो अफगानिस्तान, आपको येलो नजर आ रहा है अफगानिस्तान, नीचे अफगानिस्तान, ये ब्लू से ऊपर, ब्लू से बिल्कुल ऊपर आपको अफगानिस्तान से भी जुड़ा नजर आ रहा है। तो इन्होंने बेल्ट एंड रोड के अंदर जो है वो अफगानिस्तान को भी डाल दिया है, ठीक है, इस कॉरिडोर में। तो बात यह है कि जब चाइना अफगानिस्तान को डाल रहा है बेल्ट एंड रोड में, काजाकिस्तान को भी डाल रहा है, तुर्कमानिस्तान को भी डाल रहा है, अच्छा आपस में आप देखिए इंटरकनेक्टेड है, वो अफगानिस्तान से इधर जा रहा है, फिर उन्होंने चाह बाहर पाकिस्तान से यहां से यूं जा रहा है, ऐसे दाएं बाएं आगे पीछे करके उनको ईरान को अलग रूट दिया है उन्होंने, पाकिस्तान को अलग दिया है, बिल्कुल पैरेलल, ये ऊपर पूरा एक नक्शा है, लेकिन अफगानिस्तान क्रॉस हो रहा है। तो बात यह है कि अफगानिस्तान को अगर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, और दूसरी बात जो अमेरिकन जरा अब्लाग कह रहे हैं, ज़ाहिर है इसको मानेगा तो कोई भी नहीं मानेगा, लेकिन कहने में कुछ नहीं, वही कहते हैं कि जी जैसे हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे इस तरह से चाइना के भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, चाइना अपने प्रोजेक्ट्स की डिफेंस के लिए, जैसे था ना प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स मुख्तलिफ नामों से आगे, ब्लैक वाटर वगैरह बड़े बदनाम हो गए थे वो कह रहे हैं कि चाइना भी अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, उनके जो फौज नहीं होगी, लगेंगे सिविलियंस, लेकिन उनके प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, ट्रेंड होंगे, और वो इन मंसूबों की हिफाजत के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में चाइना भेजेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर ये अमेरिकन क्लेम सही है या गलत है, लेकिन वेस्टर्न और अमेरिकन ये क्लेम कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में चाइना और रशिया ने, चाइना ने खास तौर पे अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम्स तैयार की हैं जो उनकी आर्मी से ज्यादा, उनकी फौज से ज्यादा महारत रखती हैं मुख्तलिफ अस्करी कार्रवाइयों में। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक्त तालिबान के अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उनको बहुत कामयाबियां इस हवाले से ज़रूर मिली कि एक तो उन्होंने मिलिट्री अपने आप को सरेंडर नहीं किया, उनकी सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि उन्होंने अपने आप को एक मूवमेंट के तौर पे लाइव रखा, और क्योंकि वो इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान को भी एक तहरीक के तौर पे देखते हैं,
और जब तहरीकें इस किस्म की होती हैं तो उनको अलाइव रखना बहुत, सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले तो तालिबान की एक कामयाबी रही, चूंकि उन्होंने अपनी मूवमेंट को अलाइव रखा और वो नुकसानात पहुंचाते रहे काबुल एडमिनिस्ट्रेशन को और अफगानिस्तान में जो भी उनके वॉर लॉर्ड्स वगैरह थे, इस वजह से उनकी सफारती कामयाबी भी यकीनी हो गई। और फिर उन्होंने जो कॉस्ट थी अमेरिकन टू कंटिन्यू देयर ऑपरेशन इन अफगानिस्तान, वो कॉस्ट बहुत बढ़ गई। और चूंकि अमेरिका को साफ नज़र आ रहा था कि अब उनके लिए यहाँ पे विक्ट्री लेना तालिबान के खिलाफ बहुत मुश्किल है। और फिर जिस तरह मकबूल जान साहब ने कहा कि जो 19 फरवरी 2020 का, पिछले साल का जो मुआहदा उन्होंने दोहा में किया, दोहा एकॉर्ड्स, ये एक अजीब सी बात थी कि हुकूमत तो काबुल में बैठी है अशरफ गनी की, लेकिन एश्योरेंसेस दे रहे हैं तालिबान कि हम जी अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये तो बिल्कुल अमेरिका ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि तालिबान प्लेड, आई मीन डिप्लोमेटिकली वेरी वेरी स्किलफुली, उन्होंने अमेरिका के साथ मुआहदा किया, उसमें अपने आप को इस्लामिक एमिरेट अफगानिस्तान बनवाया। उसके बाद आप देखिए चीन और रूस के साथ भी उनकी बातचीत हो रही है, उनको वो इनवाइट भी करते हैं। फिर कतर में उन्होंने ऑफिस खोला 2013 में, उनका ऑफिस वहाँ पे खुल गया। फिर ईरान के साथ, ईरान भी उनको इनवाइट करता है। अच्छा, फिर भारत ने भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। मतलब ये मुझे मालूम है बावसूख ज़राए से कि भारत ने बहुत कोशिश की तालिबान के साथ इंगेज होने की, लेकिन तालिबान ने फ़िलहाल उनको ओब्लाइज नहीं किया। तो इस हवाले से जो तालिबान की दो इम्पॉर्टेंट कंपल्शंस थी, एक तो अपनी मूवमेंट को सस्टेन करना, उसको कामयाबी से हमकिनार करना, और दूसरी जो उनके लिए इम्पेरेटिव था कि इंटरनेशनली रिकग्निशन उनको मिले बहैसियत एक स्टेक होल्डर के इम्पोर्टेंट। तो ये दोनों चीज़ उन्होंने हासिल कर ली हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कब वो कामयाबी उनको मिलती है, और फिर जहाँ तक आपने उस्मान बात की कि किस हद तक ट्रांसफॉर्मेशन उनकी हुई है, ये कहना अभी कदर ज़रा मुश्किल है इस वक्त। लेकिन तालिबान की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो तो ये ज़रूर कह रही हैं कि हमने अपने पीछे बहुत से जो 20 साल हैं बहुत कुछ सीखा है, हम ख़वातीन की तालीम में कोई हर्ज नहीं होने देंगे, और हम एक बाकायदा इस्लामिक हुकूमत बनाएंगे। अब इस्लामी हुकूमत बनाना आप भी जानते हैं, और ये साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इस्लामी तारीख़ के तालिब इल्म हैं, इनको ज़्यादा इल्म है कि अब आप किस तरह उसको इंटरप्रेट करते हैं। मेरा अपना एहसास ये होगा कि तालिबान अगर 90s की तालिबानाइजेशन लेकर आएंगे तो फिर तो उनके लिए मुश्किलात वही वैसी ही बासित भाई, एक बात ये भी है कि 1999 का जो अफगानिस्तान अगर काबुल देख लें तो उसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई थी। मैं कई दफ़ा जिक्र करता हूँ कि जो आखिरी जो उन्होंने वुमेन डे मनाया था वो काबुल यूनिवर्सिटी में मनाया था, और 2 नर्सिंग स्कूल औरतों के खोले। आ जाती है वक्त साहब, बात है जब आप वजह बात है बेचारे तालब उठ गया। और अच्छा, असल सिचुएशन जो आपसे ज़ाहिर बात है पूछने वाली है वो ये है कि इस सिनेरियो के अंदर एक ज़माना था कि सारे मुखालिफ थे, लेकिन एक सिमरिंग की जैसे कहते हैं वो निकल रही होती है जलन की आग। तो ताजिकिस्तान है, फाफोर में बेस था, इंडियन बेस था, फिर ताजिक थे, हमेशा मसूद वहाँ रहा करता था, उसके साथ उज़्बेकिस्तान है, उसके दोस्तों का अपना घर था वहाँ, ये सारे लोग थे। फिर ईरान की मस्जिद से वादत थी, फिर उसके बाद इंडिया का सारा इन्फ्लुएंस था। जिस पार्लियामेंट में वो बैठते थे उसमें नरेंद्र मोदी ने खिताब किया कि हमने बना के दी। इस तरह रूस चेचनिया के मामले में थोड़ा सा खौफ था ईरान। ये सारे जो अंदर चिंगारियां हैं ये कैसे जो सुलग रही हैं, जो समझते हैं कि तालिबान ने तो कमाल कर दिया, अब ये कैसे इनकी हजम कैसे होंगी? देखिए ये रियल पॉलिटिक है, हर मुल्क अपने स्टेट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है। मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि पाकिस्तान का देखिए जो इंटरेस्ट है बुनियादी तौर पे वो है क्या, हमारा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अफगानिस्तान के हवाले से क्या, अमन होना चाहिए वहां पे। हमारे लिए ये है कि वहां पे जिस तरह TTP है या बलूचिस्तान की जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसको वहां पे स्पेस नहीं मिलनी चाहिए। हम मतलब कोशिश तो कर रहे हैं कि एक रिकन्सिलिएशन हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरे लेवल पे हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिविल वॉर जो है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो। अब मैं ये खुले अल्फाज में नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिविल वॉर बहुत होगी तो सही, और हो रही है ऑलरेडी, सिविल वॉर तो ऑलरेडी जारी है, लेकिन ये अगर प्रोलॉन्ग्ड हो गई बहुत ज़्यादा तो उसकी ऑब्वियसली इम्पैक्ट हम पे होगा। लेकिन जितने भी खित्ते के रियासतें हैं उन सबको अपने अपने इंटरेस्ट अजीज़ हैं, और उनको पता है अगर तालिबान उनको एश्योरेंस दे दी हैं
तो तालिबान वुड ऑनर देयर वर्ड, दिस मच आई नो।